बचा, बच गया। तो शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करना। थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब अभी आप लोगों ने इथिक्स शुरू कर दिया, कैमरा तो ऑन कर लो यार, बाकी और लोग पता नहीं क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं। तृप्ति लाइब्रेरी में हो क्या? तो फिर बोलोगी कैसे? मेरे को तो कुछ एक वो करना था कि कुछ एक चीजें जो मतलब मेरे एंड से निकल गई होगी दिमाग से। अच्छा, मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है। तो पहले ना मैं एक बार सिलेबस को वो कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि सिलेबस निकाल के कि अपने को नोट्स कैसे बनाने हैं। जिन लोगों का मतलब मेंस है उनको भी एटलीस्ट एक एक पेज जो मैं बता रहा हूँ वैसे उसको प्रिपेयर करना है। और राहुल सर से और संदीप भाई से मेरी बात हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ से उधर ऑफिस में ही आ गए थे। तो आप तो सर अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। ऐसे तो मैं पूरा सिलेबस ना डिकोड करूंगा, अगर आप देखना चाहो तो पूरा सिलेबस करूंगा मैं। तब तक मतलब थोड़ा सा ना ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो तो देख लेना, या कुछ और करना हो तो वो मेरे को बता देना ना, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ना ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आज मेरा स्क्रीन नहीं आएगा। और कल ईपीएफओ का एग्जाम है, तो बहुत सारे भाई बंधु तो उसमें गए हुए हैं, पता नहीं फीस देने के बाद नहीं आते बच्चे। ठीक है, जैसे ये एथिक्स वाला सिलेबस है अपना, तो अपने को ले दे के हम लोग तो 3 से 4 दिन इसको देंगे, 4 दिन मैक्सिमम। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 4 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा एथिक्स। वैसे 2 तारीख को कंप्लीट होना था 2 लोगों का तो ग्रुप में से, लेकिन जिन लोगों को अभी तक पहली बार मतलब जो आज जिनको सिलेबस का टारगेट नहीं दिया है, उनका ये है कि 4 तारीख को आपको कैसे भी करके सिलेबस को इथिक्स को कंप्लीट करना है। और वो कैसे कंप्लीट करना है? डेली के आंसर जो भी आप कर रहे हो उस सारी चीजों को साइड रख के डेली जो भी आंसर राइटिंग मिल रही है वो तो आपको 4 मतलब 10 क्वेश्चन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा जो हमको करना है वो सिलेबस को डिकोड करके उसमें क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एक एक पार्ट को ना सब पार्ट में तोड़ूंगा इस सिलेबस को। तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको जितना भी पता है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है, उसमें क्या करना है कि एक तो परिभाषा लिखनी है। ठीक है, अगर मैं एथिक्स के पेपर की बात करूं तो 3 पार्टों में इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, और बाकी का जो थर्ड पार्ट है उसमें 6 केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी में तो ओनली और हमको सिलेबस रट लेना है अच्छे से, जो मैं लाइनें बताऊंगा ना इनको अच्छे से रट लेना है, और केस स्टडी को एज ए वहां पे एग्जाम्पल की तरह हमको यूज करना है। ठीक है, 1 मिनट मैं ज्वाइन कर लेता हूँ दूसरे, ताकि शक्ल भी दिखती रहे मेरे को। ठीक है, तो एक मिनट, वो इसका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब थोड़ी हो रही है को मेरी आवाज? ठीक है, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था, ये जो 6 क्वेश्चन आएंगे ना वो अपने इस सिलेबस से आएंगे, जो भी हम जिसको डिकोड करेंगे। ठीक है, और
बाकी के जो 7 क्वेश्चन आएंगे ना वो तो मतलब बेसिक जनरल एनालिसिस से आएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा था एंगर मैनेजमेंट वाला एक क्वेश्चन था जो आपको मैंने भेजा था, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिलेबस के कुछ एक की टर्म यूज होंगे लेकिन ओवरऑल वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये जो 6 क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस से आएंगे, लाइन एकदम लाइन उठ के आएगी अपने सिलेबस में से। तो ये 60 नंबर के अगर ये क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी इथिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपके जो 13 क्वेश्चन है ना वो अच्छे होने चाहिए, जो 13 क्वेश्चन है। क्योंकि मेरी इस बार दिव्या से बात हुई तो उसका एक ही अच्छा था, केस स्टडी सबने एक जैसी लिखी थी, इस बार किसी ने भी कुछ नया अलग नहीं किया, लेकिन उसको जो शुरू के जो 13 क्वेश्चन थे ना उसमें उसका क्वालिटी कंटेंट था। अगर ये 13 क्वेश्चन का क्वालिटी कंटेंट है अपने पास अच्छा, तो अपने का जो अपने केस स्टडी है ना जो सेम सी उसमें 19-20 भी करेंगे ना तो भी चल जाएगी अपनी 1-2 केस स्टडी में। लेकिन ये 13 क्वेश्चन अपने सॉलिड होने चाहिए क्योंकि इसी को बेस बना के वो नंबर देगा इधर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन 13 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा जब फुल लेंथ पेपर करेंगे। जब आपका ये एक बार मैं बेसिक करवा दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर अपने को अटेम्प्ट कैसे करना है एथिक्स वाला टाइम पे, तो कौन से क्वेश्चन अपने को पहले करने और कौन से क्वेश्चन बाद में करने और टाइम का डिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चन वाला, तो जो 10 क्वेश्चन मैं डेली दे रहा हूँ आपको उसको कोशिश कीजिए कि 1.5 आवर में आप पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि अपने को वहां पे टारगेट रहेगा 13 क्वेश्चन 1.5 आवर में। ठीक है, 1.5 घंटे में अपने को वहां पे 13 क्वेश्चन करने। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो 10-10 क्वेश्चन का जो सेट है ना इसको कंटिन्यू करते रहो ताकि अपना एक रिदम बन जाए और उसके बाद अपने को जो मॉडिफिकेशन करना होगा अपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बड़ी वाली बात नहीं, कोई 2 घंटे लगा के भी लिख रहा है तो भी लिख लो उनको। और आपको मैंने बताया कि सुनने वाली जो बुकलेट है वो आप लोगों के पास होगी, उसको खरीद रखा होगा। जैसे आप अपने आंसर लिख लो एक बार तो मेरे को भेज दिया करो ताकि मेरे को यकीन हो जाए कि आप लिख रहे हो। ठीक है, और मुझे पता है कि वो देखने के बाद मैं आपको रिव्यू प्रेजेंटेशन के लेवल पर तो रिव्यू कर दूंगा ही कम से कम। ठीक है, और बहुत सारे जैसे आज राहुल सर आए थे तो राहुल सर का तो थोड़ा बहुत रिव्यू भी हो गया था आंसर। तो केतन और तृप्ति को तो इस बार टेंशन है नहीं कि हमको तो रिव्यू कराना नहीं है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा रिव्यू करा लिया तो ज्यादा नंबर आ गए। ठीक है, तो कॉपी लेके आ जाना, उसको मैं रिव्यू कर दूंगा ऑफलाइन, और जो मतलब ऑफलाइन नहीं आ सकता वो ऑनलाइन मेरे को भेज देना। ठीक है, तो उसको मैं एक साथ रिव्यू कर दूंगा और रिव्यू करवाते रहना क्योंकि उसमें कुछ एक सुधार स्लाइड चेंज रहने के चांस रहते ही रहते हैं हर बार, वो धीरे धीरे आएगा तभी परफेक्शन आ पाएगा आंसर्स में। तो डेली 10 क्वेश्चन तो आपको लिखने ही है जो मैं आपको हर दिन पोस्ट कर देता हूँ। कल के क्वेश्चन मैं अभी डाल दूंगा, आज के क्वेश्चन तो मैंने डाल ही दिए हैं और कल वाले क्वेश्चन और मैं डाल दूंगा। अब करना क्या है, वो तो हो गई बात अपनी प्रेजेंटेशन के लेवल पर। अब इथिक्स की जो हम बात करें 3 लेवल पर गेम चलता है। एक तो प्रेजेंटेशन के लेवल पर, दूसरा आता है एग्जाम्पल के लेवल पर, ठीक है, और तीसरा है परिभाषा। ठीक है, ये क्या था प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है। ठीक है, और चौथा है केस स्टडी। इसका तो हम लोग 6 फॉर्मेट बना लेंगे, 6 केस स्टडी तो 4 से 5 फॉर्मेट बना लेंगे, तो उसी में फॉर्मेट में अपन फिक्स करेंगे, ढांचा फिक्स किया अपना काम हो गया खत्म, उसी फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है, लेकिन अपना जो इधर वाला काम है ये आपको खुद से करना है। अभी मैं डिकोड करवाऊंगा तो उसमें क्या करना है आपको, जितने भी आपके पास एग्जाम्पल है आप क्या करोगे कि उसके अपने अनुसार जो एग्जाम्पल है उसको उस नोट्स में स्पेसिफिक कर दोगे कि ये एग्जाम्पल मैं यहाँ यूज करूंगा, और एक एग्जाम्पल को कोशिश करना कि 3 से 4 जगह कम से कम यूटिलाइज हो। ले दे के अपने को 50 एग्जाम्पल करने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मैं कहता हूँ कि 30 एग्जाम्पल मोर देन सफिशियंट है, घुमा फिरा के हमको इतने ही यूज करने हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंटेशन के लेवल पर, तो मैं डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास जो जैसे कल होगी या परसों होगी तो मैं आपको तीन टॉपिक के डायग्राम जितने भी होंगे वो मैं करवा दूंगा। पर उससे पहले आप परिभाषा तैयार कर लेना और कुछ एक एग्जाम्पल तैयार कर लेना। मेरे एंड से मैं आपको डायग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा, एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा दूंगा, परिभाषा प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ एक। लेकिन ये आप ऑलरेडी खुद भी प्रिपेयर कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। हो सकता है आप मेरे से बेटर तरीके से तैयार कर लो। ठीक है,
हाँ, और कुछ एक मैं बता दूं, कुछ एक बच्चे अच्छा आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि पूजा है, ये HRB 6 की अभी विजन की स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन इसके आंसर सच में अच्छे थे एथिक्स वाले, और इनका अभी कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ। और कुछ एक बच्चे तो भेज ही नहीं रहे इस डर से कि मेरे आंसर अच्छे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिकोड करने का करते हैं कि भाई अपने को नेक्स्ट अपना जो 5 दिन है या 4 दिन है उसको कैसे वो करना है। आपने आपका कोर्स हुआ है नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको डिकोड करने की कोशिश करना भाई, जहां से भी आपको सोर्स मिल जाए। ठीक है, अब जैसे पहला ही टॉपिक है अपना, अब अपने को हर एक टॉपिक में करना क्या है, जैसे कि मैं हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें एक तो परिभाषा लिखनी है 5 से 4 से 3 से 4 लाइन की, जो उसको डिकोड कर सके। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 एग्जाम्पल करने हैं, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कोटेशन है, ठीक है, तो वो कर लेना, क्योंकि वो कंक्लूड करने में काम आ जाएगी अपने। ठीक है, या किसी थिंकर का विचार है उससे, उस चीज से रिलेटेड, या कोई महान विचारक है या कुछ भी है, मतलब जो फिलोसोफर है उसका कोई कोटेशन है तो भी अपने को चलेगा उससे रिलेटेड। लेकिन एक कंक्लूजन का जो मटेरियल है वो अपना बना के रखना है इसमें। कुछ एक कीवर्ड से शुरू करेंगे, मान लो अपने 13 क्वेश्चन है ना, तो उसमें अपन कुछ एक में तो कंक्लूजन करेंगे किससे, कोटेशन से। ठीक है, कुछ एक में कंक्लूड करेंगे अपन किससे, मान लो कोई मोदी जी के जो एक्रोनिम्स है उससे अपन कंक्लूड कर देंगे कुछ एक को। ठीक है, और कुछ एक को तो अपन जनरल से भी कंक्लूड करेंगे, और कुछ एक को करंट एग्जांपल के साथ जोड़ के भी कर सकते हैं। कुछ एक में सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स हैं, उनको मैं कल या परसों में नेक्स्ट टाइम जब भी लूंगा तो उनकी मैं समरी करवा दूंगा। तो अपने जो इथिक्स की टॉपिक है ना, शासन में ईमानदारी, लोक सेवा अवधारणा, इस वाले में तो पूरे में सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट काम आएगी, 4th 9th 10th वो रिपोर्ट काम आएगी, जिनकी मैं समरी करवा दूंगा, जो टॉपिक नंबर 7 में है। तो इसका एक या दो कंक्लूजन आएगा, वो तो अपनी सेकेंड ARC की समरी से हो जाएंगे, जो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं यहां से। ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया क्या क्या करना है आपको, परिभाषा, कोटेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, और एक दो लाइन जो आपको लगता है कि उसके कोई किसी ने परिभाषा दी है या किसी के पार्ट सब पार्ट है तो वो भी लिख लेना भाई। ठीक है, लेकिन 1 पेज अप्रोच रखना, 1 पेज से ज्यादा का अप्रोच मत रखना। 1 पेज मोर देन सफिशियंट है। तो इथिक्स मान लो जितने भी टॉपिक डिकोड होंगे ना, तो 50 पेज से ज्यादा का अपना इथिक्स नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम लोग तो तृप्ति ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के लिए इतना ही रखना है अपने को टारगेट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन यहां से। अब पहला टॉपिक, जैसे अब आपको क्या कर रहे हैं, नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, इसमें संबंध क्या है। एक टॉपिक, 2 टॉपिक। 1 मिनट ना, मैं आपको करता हूं, 1 मिनट में होल्ड रखूंगा। ठीक, आवाज आ रही है मेरी अब, बोल तो दो। यस सर, आ रही है। बस समझ गया, आ रही है फिर तो। अरे क्या हो गया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अरे
ठीक है, अरे हो जा भाई कनेक्ट। आप थोड़ी हो रही है इको, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, हम बात कर रहे थे पहला टॉपिक इथिक्स क्या है, इथिक्स एंड ह्यूमन मतलब ह्यूमन इंटरफेस क्या है, ठीक है? इंग्लिश में अभी आप देखते जाना है ना। तो दो टॉपिक हो गए अपना। तीसरा टॉपिक है मानवीय क्रियाकलापों में नीति सार का सार तत्व। तीसरा टॉपिक हो गया कि इसका सार तत्व क्या है। तो इस मतलब ये तीसरा वाला डिटरमिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ठीक है? अगला है इथिक्स के निर्धारक, डायमेंशन ऑफ इथिक्स, ठीक है? डायमेंशन ऑफ इथिक्स पे अपने को एक पेज बनाना है पूरा का पूरा, मतलब 5-6 पॉइंट, ठीक है? अगला है कि उसके परिणाम क्या है, ये वाला, ठीक है? अब इथिक्स के आयाम कौन कौन से हैं, डायमेंशंस ऑफ इथिक्स वाला हो गया। इसके नंबरिंग करता जाता हूं, 4, 5, 6, ठीक है? इंग्लिश में भी रखता हूँ ना। हाँ, अगला है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। तो निजी जीवन में इथिक्स कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्राइवेट संबंधों में इथिक्स कैसे काम करता है, ये अपने आप में आया हुआ है। तो इनको दोनों को अलग अलग टॉपिक में बनाना है, हाफ हाफ पेज में। अपने अनुसार एग्जाम्पल सोच लेना, अपने अनुसार डेटा सोच लेना, कुछ भी। क्योंकि इथिक्स देखो, इससे किसी से भी रिलेटेड आएगा ना, अपने को एक इथिक्स की परिभाषा तो अपने पास रेडीमेड हो गई सारे टॉपिक्स में, ठीक है? अब उसके पार्ट सब पार्ट्स के लिए अपने को निजी जीवन में नीति शास्त्र, उसके अपने को लाइन डायरेक्ट लिखना है और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है? सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, इसके डायमेंशन और पार्ट लिखने हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, दोनों चीजें लेके चलनी है, ठीक है? हाँ, अब ये वाला जो पार्ट है समाज सुधारकों और उनके जीवन के उपदेश शिक्षा, इसके जो 3 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको अपन डायरेक्ट डील करेंगे। थिंकर वाला जो आपके क्लास में कहीं ना कभी तो थिंकर पढ़ाया होगा आपको, बस वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट, दृष्टि वाले जो नोट्स मैंने भेजे हैं वो मत पढ़ना भाई कोई भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बल्कि है। पूरे एग्जाम के लिए इतना टाइम है नहीं, और जिनके पास टाइम है वो पढ़ सकते हैं बाद में 4 दिन के बाद, ठीक है? अब मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका क्या है। अब अगला टॉपिक आ गया ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू, पहले वैल्यू क्या है, इसके निर्धारक क्या है, फिर ये सेम सार्वजनिक संबंधों में वैल्यू क्या है और निजी संबंधों में वैल्यू क्या है, कौन सी प्रायोरिटी है। इसमें आप क्या करना, 5 से 6 वैल्यू ऐसे रख लेना जिनको आप प्रायोरिटी पे रखना चाहो, कि भाई 5 मेरी ये वैल्यू है जिनको मैं प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ। और उसके क्या करना कि उसके एग्जाम्पल भी कर लेना, और उसका जो डेटा फैक्ट मतलब जो एग्जाम्पल तो कर लेना। जैसे आपने कहा कि भाई मैं इस वैल्यू को अपनी प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? तो उसका अपने को एग्जाम्पल भी देना है कि मैं इसको क्यों रखना चाहती हूँ। तो खुद की लाइफ से वो एग्जाम्पल लिख लेना भाई, उसमें 4 वैल्यू डिसाइड कर लेना जो भी आपको लगता है कि मेरे को प्रायोरिटी पे रखने हैं, ठीक है? अगला है समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अलग अलग पेज में कर लेना। समाज की भूमिका क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। तो ये पहला जो वो है वो डिकोड हो गया। अब जैसे ही अपने को केस स्टडी में आता है, केस स्टडी में आते हैं, और अपने को जैसे ही एक बच्चे का मतलब पालन पोषण की बात करते हैं, तो उसमें आ जाएगा समाज को मतलब समाज का या परिवार का, उसके मूल्य विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये अपने आप में लाइन उठा के डाल दी अपन ने वहां से। अब जॉन वेलवी का अध्ययन डाल दो या किसी का भी डाल दो, जो आपका मन कर रहा है उसको डाल दो, ठीक है? पहला टॉपिक कंप्लीट। और ये आई होप किसके क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन में दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको। लेकिन इसको अगर इस तरीके से नहीं किया और आपका इसमें से कोई टॉपिक बचा हुआ है, कोई हेडिंग बची हुई, तो उसको लिख लेना जिसके आपके पास नोट्स नहीं है। आपको कोई भी नोट्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, विजन का, दृष्टि का, दिव्य कीर्ति सर का, या XYZ विजन किसी का भी आपको फॉलो करना है। जैसे मैं डिकोड कराता जा रहा हूँ वैसे आपको, बस इसके आपके पास और इतनी जगह रखना कि मैं उसमें डायग्राम एड ऑन करवा सकूं उस पेज में, ठीक है? जैसे एक फुल पेज है ना, तो उसका
1/3 पेज इधर राइट साइड में छोड़ देना, ताकि जब भी आपको वैल्यू एड करने की जरूरत पड़े वो मैं करवा दूं। नेक्स्ट टॉपिक, एटीट्यूड क्या है? तृप्ति, ये इसके अलावा कुछ बचा था क्या इसमें हम लोगों ने जो किया था पिछली बार? या अगर इतना सेम ही करवाया तो तुम जा सकती हो, क्योंकि यही करवाने वाला हूं पूरे उसमें। ठीक है, अगला है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड के बारे में बात करूं तो उसका पहला पार्ट है कंटेंट क्या है। ठीक है, दूसरा उसकी संरचना क्या है। ठीक है, तीसरा है उसकी फंक्शन क्या है। फंक्शन के बाद इन्फ्लुएंस, ठीक है, वृत्ति क्या है। उसके बाद विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रभाव, विचार तथा आचरण। एटीट्यूड के 3 पार्ट होते हैं ना, एबीसी। तो इसके एक एक पार्ट के क्या क्या इंपैक्ट है वो भी देख लेना। आप जैसे एटीट्यूड पढ़ोगे ये सारी चीज तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इसको इन वाले जैसे सारांश देख लिया, उसका कंटेंट देख लिया, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एबीसी मॉडल आ गया, फिर एबीसी में तीनों चीज आएंगी, एबीसी विचार व्यवहार आचरण। ठीक है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, और उसका संबंध, फिर राजनीतिक और नैतिक इथिकल एटीट्यूड क्या है और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, इसके बारे में आपके पास पॉइंट होने चाहिए 5 7 7। ठीक है, और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका एटीट्यूड का सामाजिक प्रभाव क्या है और उसकी धारणा क्या है। अब मैं मजेदार चीज बताऊं आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड ले लो या वैल्यू ले लो या इथिक्स ले लो, तीनों के जो सामाजिक निर्धारित करने में कारक एक समान रहेंगे, तीनों को बदलाव करने वाले कारक तीनों में एक समान रहेंगे। तो जो भी आप पढ़ो ना एक में, उसका कॉमन फॉर्मेट बना लेना, तीनों में ही काम आएगा। निर्मित करने में रहे, बदलाव में रहे, परिवर्तन में रहे, सब में एक चीज रहेगी तीनों में। 19-20 का फर्क रहेगा, वो चला लेंगे। ठीक, तो ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन तो मैं कल दे चुका था। ठीक है, अब इनको तो भाई नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में उसी नोट्स को पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आएंगे। ये जो 6 क्वेश्चन आएंगे ना, इसी से ही आएंगे सीधे डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना उनमें। वो परिभाषा लिखनी है, वो डायग्राम लिखना है, वो कंटेंट लिखना है, खत्म, अपना काम हो गया। और इथिक्स तो सच में इतना इजी है ना कि पता भी नहीं चलता कि कैसे 120 से 130 नंबर आ रहे हैं। अगला फिर से, अगला एप्टीट्यूड वाला, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। पहले तो अभिरुचि क्या है, ठीक है, फिर सिविल सेवा के लिए अभिरुचि क्या है, अपने आप में एक टॉपिक, फिर इसको निर्धारित करने वाले कारक, ठीक है, इसका प्रभाव, वो सब ऑलरेडी हम लोग इथिक्स वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो वो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। कुछ एक स्लाइड चेंज होंगे तो वो कर लेना। ठीक है, अगला है बुनियादी मूल्य, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था टॉपिक नंबर 1 में, वो सेम ही चीज यहाँ पे रिपीट होगी घूम फिर के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे सत्यनिष्ठा होगी, भेदभाव रहित हो गया, गैर तरफदारी हो गया, निष्पक्षता हो गया, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण हो गया, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति हो गया, सहिष्णुता होगी, संवेदना होगी। अब हर एक वर्ड का, जितने भी मैंने वर्ड बताए, हर एक वर्ड का कम से कम 7 से 8 लाइन में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और 7 से 8 लाइन में आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो कंटेंट आप एग्जाम में लिख सको, क्योंकि वहां पे आपसे टू द पॉइंट पूछा जाएगा कि आपके जीवन में 4 कौन से महत्वपूर्ण मूल्य हैं जिनको आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बदल के दे सकता है कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किस व्यक्तित्व से हुए हैं और क्यों। घुमा फिरा के आंसर वही लिखना है, बस थोड़ी सी एक वर्ड बदल जाएंगे, थोड़ी सी हेडिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो ये कर लोगे। और इन्हीं में से जब भी आपको 4 अपने प्रायोरिटाइज करने हो ना मूल्य, तो एक तो प्रशासनिक जीवन वाला करना, एक सामाजिक जीवन वाला करना, ठीक है, और एक सामाजिक जीवन वंचित वर्गों के लिए जो हो दिखाया आपको कि मतलब आपके अंदर वो है। एक व्यक्तिगत वाला चुन लेना और दूसरा मतलब दूसरा भी फिर अपने अनुसार जो चुन लेना, आपको जो मस्त मजा लगे कि भाई ये तो मेरे में है ही है। अब सभी में इंटीग्रिटी भरी है, जैसे इस क्लास में मेरे अलावा, कि भाई हर कोई पेपर को टाइम पे लिख के दे रहा है, बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहा, एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आएगा और बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करेगा, या जिसने नहीं किया है
तो मनसा वाचा कर्मणा जैसे हो गया, तो ऐसे बना लेना भाई अपने अपने, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू वाला पार्ट। तो इसको भी सेम हेडिंग डिटेल, सेम हेडिंग डिटेल, जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया ना आपको, शुरू में बताया है, सेम प्रोसेस अपना है, कुछ भी नया नहीं करना है, पूरा इथिक्स ऐसे ही चलता है। और इसी के बेस पे आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, पता भी नहीं चलेगा कि यही चेपना है, अच्छा हाँ ठीक है ये तो पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट हिट करेंगे 5 से 6 सवाल। तो अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी अवधारणा क्या है या इससे रिलेटेड कौन कौन सी अवधारणाएं हैं वो, ठीक है, एक बेसिक परिभाषा, ठीक है। उसके बाद प्रशासन में इसकी भूमिका, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, आपको आज मिला होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट देखो यहीं से पूछा है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसका प्रशासन में भूमिका क्या है। एक क्वेश्चन पूछा था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, और अगला पूछ लिया इसने शासन में व्यवस्था में इसके उपयोग और प्रयोग। तो 3 हेडिंग में ये लिख लेना भाई, एग्जाम्पल्स के साथ, थोड़ा खुद भी इनोवेटिव होना, ठीक है। और बाद में फिर वो जब नोट्स बना लो ना, और ये इतना बड़ा काम है नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। अब ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर इसको छोड़ देना भाई 5 नंबर को, इसमें आग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये जीवन में बाद में लगा लेना जब आपके पास टाइम हो। अभी तो हम 15-20 थिंक, मैं 15 से 20 थिंकर या तो आपने कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं तो मेरे को बता देना, मैं मोटा मोटा उनके बारे में बता दूंगा जो आपको लिख के आने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब देखो ये आ गई गवर्नेंस, यहाँ पे अपनी आएगी सेकेंड ARC की जितने भी वो 15 रिपोर्ट है ना, उनमें से अपने को हर आंसर में इन दोनों चैप्टर से आएंगे 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। इनमें हम भर भर के वो यूज करेंगे सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के नाम के साथ, उसकी समरी में आपको करवा दूंगा। तो आपके इन आंसर क्वेश्चंस के आंसर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होगा। इंट्रोडक्शन तो हम परिभाषा से कर देंगे या रिसेंट इवेंट में कोई देखा होगा हमने उससे कर देंगे, और कंक्लूजन में अगर कोई कमेटी हो जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कमेटी होगी उसको डाल देंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर से ये RTI से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो RTI सेकेंड ईयर की फर्स्ट रिपोर्ट, RTI सुशासन की कुंजी अपने आप में कंक्लूजन की तरह काम कर गया। तो अपने को घुमा फिरा के वही यूज करना है, तो मैं वो करवा दूंगा भाई, ठीक है। अब मैं बहुत बोल लिया, पानी पी लेता हूँ, आधे घंटे क्लास थी। ले देखिए इस क्लास का पर्पज यही था कि मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक सब नेक्स्ट 4 दिन में, जिन लोगों का मतलब कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं किया है, और जो कर रहे हैं वो तो मतलब इस तरीके से करना है। जैसे 2 टॉपिक मैंने आपको आज दे दिए, तो आपको वो 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, नहीं आओ खत्म, 1 दिन का टारगेट, इससे ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो खूब खेलो कूदो मौज करो, जिनका मेन से वो भी खेलो कूदो, अलग बात है, लेकिन जितना टारगेट हो उतना कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है। अगला है हाँ ये वाला पार्ट, लोक प्रशासन में सिविल सेवाओं के मूल्य, फिर से ये टॉपिक रिपीट हो गया, देखो सेम ही रिपीट है, कुछ नया नहीं है, ठीक। अगला इथिक्स, स्थिति और समस्याएं लोक प्रशासन में, ठीक है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कर चुके होंगे हम लोग, इथिक्स की प्रॉब्लम क्या है और उसकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, ठीक है। अब ये अगला वो है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंता क्या है और प्राइवेट संस्थाओं में नैतिक चिंता क्या है। इसको 2 पार्ट में तोड़ के एक पेज बना लेना भाई, और स्पेशली जो मेंस दे रहे हो उनके तो भाई मैं नोट्स देखूंगा, अरे ऐसे ही, और जो नहीं दे रहे उनको तो फिर उनसे डबल फीस ले लूंगा मैं, ठीक है। अगला है दुविधा, नैतिक चिंता नैतिक दुविधा, 2 चीज, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के एग्जाम्पल क्या है अपने को, और यही अपने को काम आएगी केस स्टडी में, जहां पे भी हम नैतिक दुविधा करेंगे ना, यहीं पे बना लेना 5-6 तरीके की जो नैतिक दुविधा हो सकती है, यहीं से उठा के ऐसे कैसा चेक देंगे उधर, कुछ नया नहीं करना अपने को, उधर इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है, फिक्स पैटर्न है केस स्टडी का। नैतिक दुविधा 5-6 तरीके की होती है, नहीं तो बनती नहीं है उधर, ठीक है। अगला नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि क्या है, पहले संविधान, ठीक है,
फिर उसके बाद विधि कैसे काम करती है, फिर इसमें दो कानून आ जाएंगे, सिविल सर्विसेज एक्ट आ गया एक तो, और गोपनीयता अधिनियम आ गया, और वो सेकंड आरसी में भी है, 4th रिपोर्ट और 9th रिपोर्ट में और 10th रिपोर्ट में, तो वो भी मैं वहां से समरी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप अपने एंड से इसके नोट्स बना लेना भाई, ठीक है। उसके बाद नियम कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद विनियम क्या कैसे काम करते हैं, और उसके बाद अंतरात्मा। अब अंतरात्मा पूरे अपने आप में एक टॉपिक है, विनियम क्या है और ये कैसे काम करते हैं अपने आप में एक टॉपिक है, नियम क्या है और ये कैसे काम करते हैं अपने आप में एक टॉपिक है। और उसके बाद एक पेज बनाना, देखो सिंगल पेज बनाना, ऐसे ऐसे बनाना नियम, उसके बाद विनियम, और उसके बाद अंतरात्मा, और उनमें तीनों में लिखते जाना क्या क्या है। पहले तो एक एक पेज बना लेना, बाद में सिंगल पेज में तीनों में अंतर, 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन, ठीक है। अगला है शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसका अपने आप नोट्स बना लेना भाई, ये अपने आप में फिर से एक टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इट होगा जब भी होगा, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, इसका एक डायग्राम है वो मैं करवा दूंगा, लेकिन खुद भी बना लेना डायग्राम। डायग्राम ना बनाओ तो परिभाषा और इसके एस्पेक्ट और एग्जाम्पल तो लिख के दे देना भाई मेरे को कम से कम, ताकि मेरे दिमाग में तो कवर रहे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। अगला है निधि व्यवस्था, इंटरनेशनल फंडिंग वाला, ठीक है। इंटरनेशनल फंडिंग उसके इश्यू क्या है, ठीक है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, अगर उसके चैलेंजेस है तो उसका समाधान क्या है, वो नैतिक मुद्दे आ गए। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, एक पेज बनाना, इससे ज्यादा मत बनाना, 4-5 कमेटी जो बनानी उदय कोटक हो गई, और वो जो 1-2 बनानी वो बना लेना भाई, ठीक है। जो लिखना है लिख लेना, इनका कंक्लूजन अपने पास रेडीमेड रहना चाहिए इन सारे टॉपिक्स का, इसमें कोई कोटेशन वोटेशन वो नहीं है। उधर तो जैसे राजनीति में नैतिकता आ गई तो वहां पे गांधी जी का कोट आ जाएगा, बिना धर्म के राजनीति पाप, गांधी जी के साथ पाप, तो वहां पे तो वो कोटेशन काम आ जाएगा कंक्लूजन में। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अपने को सेकेंड ईयर की रिपोर्ट ही करनी है, या सेकेंड ईयर की रिपोर्ट के अलावा कोई कमेटी है तो वो करनी है, ताकि अपने आंसर्स के कंक्लूजन में भी डाइवर्सिटी बनी रहे। नहीं तो सारे सभी में ना सबका साथ सबका विकास, SDG, एक भारत श्रेष्ठ भारत लिख के आओगे ना तो कोई मजा नहीं आएगा, वो भी समझ जाएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक नंबर, ठीक है। अगला है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी वाला जो चैप्टर, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। इसका मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार ना इंग्लिश में ना एक सर है MK यादव, तो उन्होंने पूछा कि आंसर राइटिंग का वो चल रहा था सेशन, तो उन्होंने पूछा कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस की हिंदी क्या होगी। तो मैंने कहा सर ईमान, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो बोला नहीं नहीं, तो गलत बता रहा है, ईमानदारी तो ऑनेस्टी होती है। मैंने कहा सर UPSC सिलेबस में तो यही दे रखा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। फिर उन्होंने देखा उसको, तो उसमें ईमानदारी शासन, लेकिन प्रोबिटी और ईमानदारी दोनों अलग अलग होती है। जब भी आप इंग्लिश में हिंदी में लिखो ना तो भी प्रोबिटी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईमानदारी में अंतर भी पूछ लेता है कई बार वो, समझ रहे हो। ईमानदारी में अंतर मतलब प्रोबिटी और ऑनेस्टी में अंतर पूछ लेगा वो, तो उसका डायग्राम भी बना लेना। हालांकि मैं बनवा दूंगा, लेकिन खुद भी बना लेना, ठीक है। अगला है लोक सेवा की अवधारणा क्या है, ठीक है। उसके बाद शासन व्यवस्था और ईमानदारी, शासन व्यवस्था तथा ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, इसका एक टॉपिक हो गया। सरकार में सूचना का आधार प्रदान, RTI हो गया, और RTI का इंपोर्टेंस क्या है और पारदर्शिता क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग 9 लाइन कमेटी और सेकेंड RC में ऑलरेडी हम सिविल सर्विसेज के वैल्यू में सेकेंड ईयर उसमें क्या है टॉपिक में कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से उसको वहीं से वहां जाके ऐड कर लेना, ताकि अपने को रिपीट ना करना पड़े। अगला है हाँ सूचना का अधिकार हो गया, नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक। दोनों का भी पेज बनेगा एक, और एक तरफ अंतर लिख देना, ठीक है। अगला है सिटीजन चार्टर हो गया, फिर वर्क कल्चर हो गया, इसके बारे में भी नोट्स होना चाहिए आपके पास। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी,
इसके बारे में भी आपके पास एग्जाम्पल और कोटेशन होनी चाहिए। जैसे कि नागरिक चार्टर हो गया, जैसे कि वो स्टैंडर्ड है 15,000 और 1,001, वो ऐसे करके वो स्टैंडर्ड है, वो क्या क्या है, और बेस्ट सर्विस डिलीवरी के क्या है। ठीक है, अगला पब्लिक फंडिंग का यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, इसका भी आपके पास नोट्स होने चाहिए, इसके भी आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, अगला है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की चुनौतियां, इसका डायग्राम मैं करवा दूंगा नहीं हो तो, लेकिन इसके बारे में बेसिक आपको परिभाषा और वो होना चाहिए। तो ये थे भाई अपने 7 टॉपिक। अब डेली मैं आपको 2-2 टॉपिक दूंगा, ठीक है, 4 दिन के लिए। 4 दिन में आपका एथिक्स कंप्लीट होगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डिकोड करना है। आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए, और इन क्वेश्चन से टोटल मिला के अपने 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होंगे एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जाएगा। इन पेज से मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, और अप्रोक्स बनेंगे आपके 50 पेज। ज्यादा लिखना नहीं है, अपने को उतना ही लिखना है जितना अपन याद कर सके, और 4 दिन बहुत है 50 पेज बनाने के लिए मेरे हिसाब से। कहीं पे से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास नोट्स है उन्हीं से ये टॉपिक बना लेना, जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है। और मुझे पता है कोई भी मास्टर ऐसे नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो पढ़ा था उसके फ्लो के हिसाब से, और अपने को पढ़ना है अपने एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो इतना बना लोगे, और उसमें ना एक मार्जिन रखना, ताकि मैं आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल करा सकूं और कोटेशन करा सकूं। और एक बार मेरे को भेज देना, अगर आपके नोट्स में से भी कुछ काम का लगेगा तो मैं सबको करा दूंगा। और ऐसे के अभी तक किसी ने भी नहीं भेजे हैं भाई, और ऐसे की क्लास में तभी लूंगा जब मेरे पास सबका डेटा फैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा सर। और वो ऊपर से बता दीजिए सर, मेरी क्लास ना लेट में ज्वाइन हुई थी तो नेटवर्क इशू हुआ था। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, अभी आप रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास थोड़ा समय का इशू है। ओके सर। और आगे से भाई मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि मैं 5 मिनट का 1 मिनट का भी रिपीट नहीं करूंगा। आपको अगर टाइम पे आना है तो आओ, नहीं आना है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इसमें वो नहीं चलेगा कि सर मैं 5 मिनट आया और वो नहीं आया, मैं नहीं एंटरटेन कर पाऊंगा भाई, इतना टाइम है ही नहीं, इतनी तो फीस नहीं थी जितना मेरा तेल निकाल लोगे। ठीक है, तो इस काम को करना है भाई ऐसे, इस तरीके से। और ये जो क्लास है इसका तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर होगी रिकॉर्ड हो रही होगी तो अलग बात है। ठीक है, तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग। लेकिन इस तरीके से डिकोड कर लेना एक एक टॉपिक को, और ऐसे पेज बना लेना, और उसमें एक मार्जिन रखना ताकि मैं आपको वैल्यू एड करवा सकूं। अब जो 6 क्वेश्चन बचे, उसमें 3 तो कोटेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उनमें भी ले दे के अपने को ये कीवर्ड है ना, जैसे कि एटीट्यूड, हम लोगों को उसकी अभिवर्ती परिवर्तन करनी पड़ेगी। केस स्टडी में भी हम लोग यही कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे कि कोई केस स्टडी आ गई तो उसमें हमारे टारगेट क्या रहेगा कि उसकी अभिवर्ती चेंज करनी है। कैसे करेंगे? अनुनयन के द्वारा। अनुनयन कैसे करेंगे? उसको जो भी वैल्यू है इनके थ्रू, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो देखो 3 कीवर्ड अपने आप में यूज आ गया। ले देके इस कीवर्ड पे अगर आपने एक एक पेज बना लिया तो आपके दिमाग में ये कीवर्ड भी घुस जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कीवर्ड घुस जाएंगे तो आपके दिमाग में जैसे ही आपको कोई काम करना पड़ेगा ना, आपको तुरंत कीवर्ड याद आएगा, तुरंत लिख दो। ठीक है, क्लास कंप्लीट करें, 40 मिनट हो गई। नेक्स्ट क्लास मतलब मैं कल परसों में ही ले लेंगे, लेकिन आप मेरे को क्वेश्चन लिख के भेजोगे, और ये जितना कंप्लीट करवा रहा हूँ उतना करोगे। ठीक है, चले अब। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सोनिका, रुको तुम रुको। मंगेश जी, हाँ सोनिका कैमरा ऑन करो।